अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लीगल ड्राफ्टिंग का जो पेपर है उसमें एक पोर्शन होता है प्लीडिंग का। उसमें एक सवाल आपको लाज़मी उर्दू में करना होता है। इंग्लिश में किस तरह अटेम्प्ट करते हैं? अगर सूट है, प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है तो उसको इंग्लिश में करने का जो जर्नल मेथड है वो मैंने आपको बताया था कि उस जर्नल मेथड को आप कहीं पे भी फिट करके कोई भी जो सूट है उसको आप लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई दावा आपने लिखना है, कोई प्लेंट आपने लिखना है पेपर में उर्दू के अंदर, तो उसका एक मैं आपको जनरल मेथड या खाका बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है। क्योंकि अब दावा तो कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का वो आपसे प्लेंट पूछ सकता है कि ड्राफ्ट करें, तो सबको याद रखना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम जनरल मेथड याद रखें ना और हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार ये सूट किसके बारे में है, ये किस चीज़ के मुतालिक है, तो हमारे लिए आसानी होती है पेपर में उसको अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमने स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है पेपर के लिए। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा कि प्लेंट यानी दावा जो अगर आपने उर्दू में लिखना है पेपर के अंदर, तो उसका सिंपल और इजी तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये जितने भी एग्जाम के अंदर सूट आते हैं वो इनके ऊपर ही आते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में सूट लिखें या दावा लिखें, रिकवरी ऑफ मनी के बारे में बताएं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के डैमेजेस के बारे में बताएं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में बताएं, परमानेंट इंजेक्शन या डिक्लेरेशन के बारे में बताएं। यानी इसके मुतालिक ही दावा आता है। ये 5-6 ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब इन सबको रट्टा मारना, याद करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा होता है ये किस चीज़ के बारे में होता है। तो उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं ना, जो कहानी है, वो आपने अपने हिसाब से लिखनी है। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है ना दोस्तों, वो ये आता है कि हम एक्चुअली वो मेथड, जो तरीक़ेकार है ना, जो फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं करते। हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे पेपरों में ना, जैसे 5वीं 6ठी क्लास के अंदर हम दरखास्त नहीं लिखते थे कि सर मैं आज बीमार हूँ, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। इस तरह नहीं लिखना होता। उसका एक तरीक़ेकार है, इसका एक फॉर्मेट है, आपने उसको फॉलो करना होगा। जब आप वो मेथड या वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो अदालतों में यानी कि फॉलो किया जाता है, तो ज़ाहिर है फिर आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। बाकी उसके अंदर जो भी आप कहानी लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, आपका ये सवाल खैर से अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, पेपर में इस तरह ये प्लीडिंग का, ये पास पेपर का एक मैंने आपको, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्लीडिंग का जो पास पेपर का एक पोर्शन है, इसके अंदर ये 4 सवाल हैं। अब होता ये है कि अगर आप लोग गौर करो ना, इसके अंदर ट्रिक ये है कि ये अक्सर जब सवाल पूछता है ना कि ये फलां प्लेंट या दावा उर्दू में लिखें, तो साथ में ही वो कहता है कि उसका आप रिटन स्टेट भी हमें बताएं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में लिखें या उर्दू के अंदर लिखें, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि यार कोई कौन सा सवाल उर्दू में करें और कौन सा सवाल जो है ना इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप, अब ये देखें ऊपर वाला जो सवाल है ना, जो सेट ऑफ है, वो तो सिंपल थ्योरी है। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देखो ना, तो इस तरह के जो सवालात हैं जिसमें कोई हमें प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट नहीं करनी, तो वो भी मैंने आपको कवर करवाएं, ताकि आपका एक क्वेश्चन तो सिंपल सादा, जिस तरह आम सवालात होते हैं ना, उसमें हेडिंग सब हेडिंग कोई यानी कि दावा प्लेंट नहीं है, वो उस तरह का मैंने एक आपको लाजमी तैयार करवाया है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि अब हम मुझे 2 सवाल करने हैं, अब मैं ये प्लेंट वाला उर्दू में करूँ या रिटन स्टेटमेंट वाला करूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो प्लेंट है ना उसको आप उर्दू में अटेम्प्ट करें, ठीक है। वो थोड़ा आसान होता है, इजी होता है, उसमें कहानी लिखनी है, अपनी तरफ से पूरा सीन आपने क्रिएट करना है कि ये मसला, ये वो वगैरह, ठीक है। और उसी को ही फिर आपने रिटन स्टेटमेंट यानी इंग्लिश में जवाब देना है। और रिटन स्टेटमेंट जो होती है ना, उसका जो मटेरियल वो बड़ा सिंपल और सादा, और यानी कि उसका एज़ कम्पेयर टू प्लेंट वो बड़ा कंसाइज यानी होता है, वो शार्ट होता है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। रिटन स्टेटमेंट कभी भी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती एज़ कम्पेयर टू प्लेंट। प्लेंट ज़्यादा डिटेल में होता है, हमने कहानी बतानी होती है कि मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरी फलां जगह प्रॉपर्टी, फलां बंदा उसने कब्जा कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अदालत से गुजारिश है, मैं उससे दुआ करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये मेरा मामला हल कर दें। और रिटन स्टेटमेंट में जब आप जवाब दावा दायर करते हैं, तो आप सिंपल ये कहते हैं कि भाईजान मैं इस बात को नहीं मानता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, ये है, और ये फलां पैराग्राफ में इसको ये बात सही है, ये फलां बात गलत है। तो रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो मार्जिन होता है ना इंग्लिश वाला, वो कम होता है और प्लेंट के अंदर ज़्यादा होता है। तो मेरा तो मानना है कि जो प्लेंट है ना दावा, वो आप उर्दू में ही तैयार करें, और जो रिटन स्टेटमेंट है वो आपने लिखनी है इंग्लिश के अंदर। अब ये देखें, ये एक ही चीज़ होगी जिसका एक आपने इंग्लिश में लिखना है वर्जन और एक आपने उर्दू में लिखना है, और उसमें कुछ ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही नहीं,
ठीक है ना, वही अदालत, वही प्लेंटिफ, वही डिफेंडेंट, थोड़ा बहुत आपने नाम चेंज करने हैं रिटन स्टेटमेंट के अंदर, बाकी चल सो चल। ठीक है जी। सो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि जो प्लेंट का क्वेश्चन है वो आप उर्दू में अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो रिटन स्टेटमेंट वाला जो सवाल है वो आप इंग्लिश में करें। यानी कि एक ही मटेरियल है जो आपने उर्दू में भी लिखना है और वही आपने इंग्लिश में लिखना है, थोड़ा सा आपने चेंज करना है जब आप रिटन स्टेटमेंट में लिखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिखें, ठीक है ना। अब प्लेंट में एक बंदा किसी के खिलाफ क्या करता है, दावा करता है, शिकायत लगाता है कि ये हुआ, इसने कब्जा कर लिया मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। रिटन स्टेटमेंट में बंदा उसको क्या करता है, डिफेंड करता है, ठीक है ना। तो रिटन स्टेटमेंट में भी आपने बस वही फैक्ट्स होंगे, थोड़ा आपने उसको ना इंग्लिश में ये लिखना है कि भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम गलत कह रहे हो, ये हो वगैरह, ठीक है ना। तो ये इस तरह, तो मेरा मानना ये है कि जो प्लेंट है आप वो उर्दू में अटेम्प्ट करें और रिटन स्टेटमेंट आप इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट करें। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर प्लेंट का सवाल आपने उर्दू में ही अटेम्प्ट करना है तो उसका जनरल मेथड, यानी एक ऐसा मेथड जो किसी भी किस्म का जो सूट है या प्लेंट है उसके अंदर हम जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन सा है। देखें, आपको याद है कि मैंने आपको पहले एक जनरल मेथड बताया था इंग्लिश में, ठीक है ना। अब उसी को ही मैं रेप्लिका कर रहा हूँ, उसी को ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ उर्दू वाले के साथ, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो। सबसे पहले प्लेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, अदालत का नाम लिखते हैं कि किस अदालत में, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, ठीक है। उसके बाद जो प्लेंटिफ है उसका नाम है, उसके वालिद साहब का नाम है, उसकी रेजिडेंट कौन सी है, फिर लिखा होता है वर्सेस, वर्सेस के बाद फिर हम जो है ना डिफेंडेंट का नाम लिखते हैं और उसके वालिद का नाम, अगर वो किसी की वाइफ है तो हस्बैंड का नाम, ठीक है। और साथ में हम जो है ना टाइटल देते हैं कि ये जो सूट है या जो प्लेंट है ये किसके लिए है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, डिक्लेरेशन के लिए है, परमानेंट इंजेक्शन का, ये किस किस्म का सूट है वो लिखते हैं। अब यही चीज़ आपने उर्दू में किस तरह लिखनी है ये देखें। जी जनाब, बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या लिखना है, ऊपर आपने लिखना है टाइटल अदालत जनाब सीनियर सिविल जज लाहौर, बस इतना ही लिखना है। उसमें आपने लिखा लिखा था ना इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे सिर्फ बा अदालत जनाब, बा अदालत जनाब, बस ये वर्ड आपने याद रखना है, बा अदालत जनाब सीनियर सिविल जज लाहौर, बस इतनी सी बात है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो प्लेंटिफ है ना उसकी जगह आपने वर्ड लिखना है उर्दू में मदई, उसके बाद नीचे बंदे का नाम, फिर वल्द, उसके बाद नाम, कोई भी नाम लिखें, और सकना, सकना का मतलब होता है रिहाइश, रेजिडेंट्स, ठीक है ना। और सकना के बाद एड्रेस डालें और लास्ट में शहर का नाम लाहौर लिखें। इसी तरीके से जो डिफेंडेंट है ना उसको हम उर्दू में मदा अली बोलते हैं, तो उसी का भी इस तरह नाम लिखें, फिर वल्द, फिर उसके बाद यानी कि रिहाइश सकना, और उसके बाद वो शहर का नाम, ठीक है जी। अब नीचे आपने फिर क्या करना है, आपने टाइटल लिखना है सूट का कि किस किस्म का सूट है आपका। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि मिसाल हम एग्जांपल लेते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो ये आपने इंग्लिश में नहीं लिखना पेपर में, आपने उर्दू में लिखना है। अब उर्दू में सूट फॉर डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं, दावा इस्तकरार हक। अब आप कंफ्यूज होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा उर्दू क्या होती है इनकी, तो भाई वो सवाल में लिखा होगा ना दावा, कि ये दावा किस किस्म का है, और ऊपर से इंग्लिश में भी लिखा होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल, ये देखें। अब ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक प्लेंट ड्राफ्ट करें, डैमेजेस फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये लिखा हुआ है ना, इसी की उर्दू उसने नीचे भी लिखी हुई है। तो वही आपने अगर उर्दू में कर रहे हैं तो यही नीचे वाला कॉपी करके यहाँ पे दावा लगा दें, अगर उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू वाला जो है ना चोरी करके यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। तो टाइटल भी हमें मिल गया, उसकी उर्दू भी मिल गई और उसका इंग्लिश वर्जन भी मिल गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सवाल के मुताबिक यहाँ टाइटल लिखें, तो सवाल के मुताबिक यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, दावा इस्तकरार हक, इसको यानी कि इंग्लिश में सूट फॉर डिक्लेरेशन ही कहते हैं, ठीक है जी। तो ये लिखना है दावा इस्तकरार हक, ऊपर अदालत जनाब सीनियर सिविल जज लाहौर, उसके बाद मदई प्लेंटिफ की जगह नाम वल्द सकना लाहौर, और नीचे मदा अलई, उसके बाद नाम वल्द सकना लाहौर, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या है, जो आपको याद है कि जो इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि उसके बाद फिर हम ना रिक्वेस्ट करते हैं रेस्पेक्टफुल इश्यूत, उसके बाद कहानी लिखते हैं दैट द फलां में जगह पे रहता हूँ, दैट द के फलां जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, दैट द के मेरी ये मामला है, ये करते करते ये हम ना कहानियाँ लिखते रहते हैं। और हर पैराग्राफ के अंदर शुरू में आपने ये लफ्ज़ लिखना होता है इंग्लिश के अंदर, दैट द। इसी तरीके से भाई उर्दू के अंदर भी आपने ये लिखना है कि ये जो लफ्ज़ है ना रेस्पेक्टफुली यूथ, इसकी जगह आपने दो लफ्ज़ लिखने हैं, बस ये याद रखना, आपने को रट्टा माना है ना। आप सबसे पहले लिखना है जनाब आली, ठीक है, और साथ में लिखना है मदई हस्बे झेल अर्ज परदास है। अब मदई, मदई का मतलब प्लेंटिव, हस्बे झेल, हस्बे झेल रिवायत के मुताबिक, अर्ज यानी अर्ज, परदास
खुसूसी रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। अब ये आपने ये बस इसको थोड़ा रट्टा मारना है, इसको याद रखना है। मदई हस्बे झैल, मदई हस्बे झैल, उसके बाद अर्ज परदास है, अर्ज परदास है, ये लफ्ज़ याद रखें, ठीक है जी। और उसके बाद सारे जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब के सामने आपने ये के वहाँ पे इंग्लिश में हमने क्या लिखा था, दैट यहाँ पे क्या लिखना है, ये के। अब इसके बाद जो भी फैक्ट्स हैं आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आपने खुद से यानी कि उसको क्रिएट करना है माइंड के अंदर। ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपने माइंड के अंदर क्रिएट करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितनी ये सारी कहानी लिखें, मेरा ये मामला है, फलां मेरा इशू है, कोई शादी का मामला था, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मामला था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, जो भी थे वो सारे आपने पैराग्राफ लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको याद है कि हम प्रेयर लिखते हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि उसके बाद आप आखिर में रिक्वेस्ट करते हैं, आप तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं अदालत की कि सर मेरी ये बात मान लें, कि मेहरबानी करके मेरे हक़ में ये फैसला सुना दें, मेरे हक़ में ऑर्डर जारी कर दें और उसके खिलाफ ये जारी कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना जो प्लेंटिफ होता है वो अपना नाम लिखता है और फिर नीचे अपने वकील का नाम लिखता है कि किस वकील के ज़रिए वो अदालत में पेश हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चाहत अली खान बदोबदी, हाँ जी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और नीचे डेट। यही चीज़ आपने उर्दू में लिखनी है, ये इस तरह। अब ये जुमले आपने याद रखने, वैसे इनको थोड़ा रट्टा मानना है कि लिहाजा ये एहतराम से दावा किया जाता है। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लिहाजा यानी पूरे आपने ऊपर वाले जो है ना उर्दू वाले जो पैराग्राफ थे ना, ये वाले दोस्तों, ये जनाब अली, इसमें सारी आपने कहानी और फैक्ट्स वगैरह लगा दिए। उसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि लिहाजा ये एहतराम से दावा किया जाता है कि मदई के हक़ में, मदई का मतलब मेरे हक़ में, जो दरख्वास्त दे रहा है प्लेंट के अंदर, और मदा अली मनी डिफेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे आलिया भट्ट मत लिखना, मदा अली लिखना, ठीक है ना, अली। तो इसके खिलाफ और मेरे हक़ में एक हुक्मनामा मंजूर किया जाए, यानी अदालत मेरे हक़ में और उसके खिलाफ एक ऑर्डर जारी करे। और उसके बाद लिखा है कि कोई दीगर रियायत जो मोअज़्ज़ज़ अदालत समझे वो भी दी जाए। और इसके अलावा अदालत अगर कुछ और मुझे बेनिफिट्स या रियायत या मुझे प्रिविलेजेस या मुझे फ़ायदा देना चाहती है तो वो मेहरबानी करके दे दे, मुझे कोई इशू नहीं है, ये लिखा। उसके बाद नीचे आपने लिखना है अर्ज़, यानी अर्ज़े का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे किसने ये अर्ज़ की, किसने ये रिक्वेस्ट की। उसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप मदई हैं तो आपने मदई लिखना है। उसके बाद अपना नाम, वालिद का नाम, सकना यानी रहाइश और लाहौर। उसके बाद नीचे फिर आपने अपने वकील का नाम लिखना है, बज़रिया कौंसल, यानी जिस तरह यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था थ्रू काउंसल, यहाँ पे लिखना है बज़रिया कौंसल। यहाँ पे फिर अपने वकील का नाम जो आपका है बदोबदी वाला चाहत अली खान एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, और नीचे आपने एड्रेस लिखनी है मोरखा अगस्त 9 2024, बिल्कुल वही उसका रिप्लिका, ठीक है ना। ये मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। वैसे तो अब अदालत के अंदर जो प्रैक्टिस होती है ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की, लेकिन एक्चुअली जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना प्लेंट का, वो यही होता है कि शुरू में अदालत और दोनों पार्टीज़ का नाम, दूसरे पैराग्राफ में कहानी लिखनी है, फैक्ट सारा इशू, और तीसरे पैराग्राफ में आपने यानी तरले मिन्नतें करनी है, दुआ करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि हुजूर ये मुझे मेहरबानी करके मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दें और उसके खिलाफ ये सुना दें, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें हम फिर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब तस्दीक। आप यानी आप ये कहते हैं कि भाई मैंने जो भी बात बताई है, मैंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल सही है। उसके बाद आप अपना जो प्लेंटिफ होता है अपना नाम लिखता है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे उर्दू में लिखनी है कि अब यहाँ पे आपने ये इसके दो तरीक़ेकार हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे लिखें। सबसे पहले लिखना है मोरखा और तारीख लिखनी है, जैसे आज तारीख है 9/8/2024 को बमकाम का मतलब है कि किस जगह पे, यहाँ पे अब इछरे का इलाका था, मॉडल टाउन था, जौहर टाउन था, वाट एवर जो भी था, साथ में शहर का नाम लाहौर। उसके बाद फिर ये लिखना है कि यह हल्फन तस्दीक की जाती है, कि यानी मैं ये हल्फ पे ये तस्दीक करता हूँ कि जुमला मजबून अर्जी दावा, जुमला मजबून यानी मजबून में जितने भी जुमले या सेंटेंसेस जो पैराग्राफ थे, अर्जी दावा यानी जो मैंने अर्जी डाली दावे के अंदर, मेरे इल्म, यकीन और मालूमात के मुताबिक दुरुस्त और सही है। बस सिंपल यही लिखना है। या इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है, बाज़ औक़ात लोग इस तरह भी लिखते हैं कि मोरखा 9/8/2024 को बमकाम इछरा लाहौर, ये हल्फन तस्दीक की जाती है कि फ़िक्रा का मतलब है पैराग्राफ, कि जो आपने पैराग्राफ ऊपर बनाए जो फैक्ट्स, यानी मैंने तो यहाँ पे 5 लिखे हैं, आप 6, 7, 8 लिख लीजिएगा पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो वो पैराग्राफ फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक बिल्कुल मेरे इल्म के मुताबिक है, मेरी नॉलेज में है,
और 5 से 7 जो है ना मेरे यकीन से बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसके बाद फिर आपने नीचे लिखना है अल अब्द। अल अब्द का मतलब होता है जिसने आखिर में ये यानी कि जो रिक्वेस्ट की है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, वल्द, सकना और लाहौर। तो इस तरीके से आपका ये उर्दू का जो है ना जो फॉर्मेट है ना जो आपका ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मैंने जो आपको दोस्तों तरीका बताया ना, ये एक आपको मैंने एक सैंपल के तौर पे बताया है। आपने बस इस फॉर्मेट को याद रखना है। बाकी उर्दू में कोई भी प्लेंट आता है आपने उसके अंदर अपने हिसाब से कहानी लिख के उसको फिल करना है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे करें, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किस तरह लिखें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस तरह लिखें। तो भाई इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, हाँ जी, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उतनी सी थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लें। वो किस तरह करनी है, वो ये इस तरह करनी है कि आप ये जो मैंने आप लिखे ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिकवरी ऑफ मनी, डैमेजेस फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये जितने भी सूट हैं इन सब की उर्दू में आपके पास गाइड्स पड़ी होंगी एन सीरीज वगैरह की। इनके फैक्ट्स एक दफ़ा पढ़ लो अच्छे से और इनका कॉन्सेप्ट ले लो तो यार ये एक्चुअली है क्या होता है, इसके अंदर कहानी लिखनी है ना। अब देखो आपके पास आप वकील बन, अब यानी कि इन खैर से इस पेपरों के बाद आप वकील बन जाएंगे, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, आपको लाइसेंस वगैरह भी मिल जाएगा, अप्लाई करेंगे सारा कुछ। तो अब आपके पास अगर कोई शख्स आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करने के लिए, आपको कहेगा कि यार ये मेरा मसला है आप लिखें, तो आपने उससे पूछना है कि हाँ भाई बताओ क्या मसला है। तो यार यही चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट करनी है। तुम लोग वैसे माशाल्लाह फैंटेसी में तो बड़े क्रिएटिव हो, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ गर्द यानी कि लिखते हो, सोचते हो, पता नहीं क्या क्या जो है ना अपने माइंड में सीन लगा लेके आ रहे होते हो। तो भाई यहाँ पे क्या मौत पड़ जाती है, तो यहाँ पे भी लिखो भाई, यहाँ पे भी कोई अपनी फैक्ट्स अपने हिसाब से क्रिएट करो, लेकिन रियलिस्टिक हो, थोड़े बहुत अनरियलिस्टिक ना हो, ठीक है ना। इस तरह की कहानी ना लिखना कि वो पढ़ने वाला जो है ना वो गालियों के समेत पेपर को काटा भी लगा दे और फेल कर दे। सो मिलता जुलता आपने कुछ जो है ना फैक्ट्स लिखने। उसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो पास्ट पेपर्स में इस तरह के जो सूट्स आए ना उसके जो है ना आपके पास गाइड्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, उसमें से ये फैक्ट्स एक दफ़ा पढ़ लो, समझ लो कि यार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या लिखना होता है, रिकवरी ऑफ मनी में क्या कहानी लिखनी होती है। तो वो एक दफ़ा पढ़ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि यार ये जो है ना डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। इसका आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर उसको उर्दू में लिखना बहुत ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक मरतबा थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेना पेपरों से कुछ दिन पहले, ठीक है ना। उर्दू में देख के आपने ना जो लिखने हैं जो आपके पास ऑलरेडी पढ़े होंगे नोट्स और गाइड्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये जो फॉर्मेट है ना बस इस फॉर्मेट को आपने रटा मारना है। यही फॉर्मेट आपने हर जगह लिखनी है। बस आपने फैक्ट्स जो है ना वो चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे फैक्ट्स चेंज करने हैं, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देना है, अपने हिसाब से किसी बंदे का नाम लिखना है, अदालत का नाम चेंज करना है, और सबसे बड़ी चीज़ के सवाल के मुताबिक यहाँ पे आपने जो है ना सूट का जो टाइटल है वो चेंज ज़रूर करना है। यही कि हर जगह यही डिक्लेरेशन लगाते रहें या इस्तकरार हक लिखते जाएँ, ये इस तरह नहीं लिखना, ठीक है ना। तो यार दोस्तों ये एक सिंपल मैंने मेथड आपको बताया है उर्दू वाला, मैंने भी यही इस्तेमाल किया था और हमारी पूरी क्लास ने यही तरीका इस्तेमाल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हो गया था। बस थोड़ी सी आपने ना इतनी मेहनत करनी है कि उर्दू में जितने भी आपके पास बने बनाए पड़े हुए हैं ना प्लेंट, उनको एक अच्छे से पढ़ लें और थोड़ा समझ लें। बाकी ये जो वर्डिंग है ना शुरू वाली, ये मैंने आपको सारा बता दिया, एक एक ये ढांचा बता दिया, इनको आपने अच्छे से याद करना है। बाकी इसके अंदर जो मसाला है ना, इसके अंदर जो बिरयानी बनानी है ना वो आपने खुद बनानी है, ठीक है जी। सो होपफुली कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और उम्मीद है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं वो उन्होंने क्लिक कर लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि अब ये इसको हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।